नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 यानी आंकलन कार्यपत्रक संख्या 6 को। यह आपकी 1 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। यह असेसमेंट वर्कशीट आपके एग्जाम या फिर क्लास टेस्ट की तरह होती है। अगर आप इसको खुद करते हो तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इससे आप खुद का आंकलन या मूल्यांकन कर पाओगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। आज की हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 में 3 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस रहेंगे, सेकंड पार्ट में आपके 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे और थर्ड पार्ट में आपके 5 मार्कर क्वेश्चंस रहेंगे। थर्ड पार्ट में केवल एक ही क्वेश्चन, एक ही प्रश्न रहेगा जो कि 5 अंकों का रहेगा। चलिए सबसे पहले हम पहले जो पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। पहला जो पार्ट है ये व्याकरण पर आधारित है और इसमें दिए गए वाक्य। वाक्य क्या होते हैं कि वाक्य के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि इस वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है, उसे हम वाक्य बोलते हैं। पिछली कुछ वर्कशीट में हमने वाक्य का अभ्यास किया था। यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न दिया गया कि शिक्षक द्वारा कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा, यह हमें पहचानना है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है कृतवाच्य, दूसरा क्रमवाच्य, तीसरा विकल्प है भाववाच्य, चौथा विकल्प दिया गया यहाँ पर करणवाच्य। ओके, तो इसमें करणवाच्य तो होता ही नहीं है, यानी कि 3 ही प्रकार के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। सही आपका विकल्प रहेगा ख, ये क्रमवाच्य। यानी जहां पर द्वारा दिया होता है तो एक पहचान होती है, वहां पर क्रमवाच्य ही होगा। यहाँ पे क्रम की प्रधानता है। ओके, शिक्षक द्वारा कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई, तो यहाँ पे जो क्रम है उसके ऊपर जोर दिया गया, तो ख आपका सही विकल्प रहेगा। दूसरा प्रश्न दिया गया मुझसे पढ़ा नहीं जाता। इस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा, ये हमें बताना है। तो 4 विकल्प मिले हैं हमें। पहला विकल्प आपका कर्मवाच्य है, दूसरा करणवाच्य, तीसरा आपका भाववाच्य और चौथा आपका कृतवाच्य। तो इसमें सही विकल्प आपका गए रहेगा ये भाववाच्य। यहाँ पर भाव पर जोर दिया गया, यानी कि भाव यहाँ पर प्रधान है। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया मोहन ने कविता सुनाई। इस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है, हमें पहचान करनी है। पहला विकल्प है ये भाववाच्य, दूसरा विकल्प है ये कृतवाच्य, तीसरा ये करणवाच्य और चौथा विकल्प है ये क्रमवाच्य। मोहन ने कविता सुनाई, यहाँ पर मुख्य जो कौन है, प्रधान कौन है, यहाँ पर कर्ता है, तो ये आपका कृतवाच्य रहेगा। क्या रहेगा ये, कृतवाच्य। ख आपका विकल्प सही रहेगा। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया गीता ने गीत गाया। गीता ने गीत गाया, इस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। पहला भाववाच्य, दूसरा करणवाच्य, तीसरा क्रमवाच्य और चौथा आपका कृतवाच्य। यहाँ पर आपका गीता ने गीत गाया, यहाँ पर भी जो कर्ता है वो प्रधान है, तो कृतवाच्य होगा, यानी कि घ आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद 5वां प्रश्न दिया गया सैनिकों द्वारा शांति बहाली की गई। सैनिकों द्वारा शांति बहाल की गई, इसमें वाच्य कौन सा, ये हमें पहचानना है। तो यहाँ पे 4 विकल्प मिले एक बार फिर से, करणवाच्य, क्रमवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जहाँ पर कर्ता प्रधान है वो कृतवाच्य होगा, जहाँ क्रम प्रधान है वहाँ पे क्रमवाच्य होगा और जहाँ भाव प्रधान है वहाँ पे भाववाच्य होगा। यहाँ इस वाक्य में क्रम की प्रधानता दी गई, तो यहाँ पर क्रमवाच्य होगा। जैसे दवारा है उससे भी हम पहचान कर सकते हैं। ओके, एक बार फिर से देखिए। पहला जो आपका प्रश्न दिया गया यहाँ पर शिक्षक द्वारा कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई, तो इसमें आपका क्रमवाच्य रहेगा। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पर आपका भाववाच्य रहेगा। तीसरा मोहन ने कविता सुनाई, यहाँ पे आपका कृतवाच्य रहेगा, ख विकल्प सही रहेगा। चौथा गीता ने गीत गाया, यहाँ पे भी कर्ता प्रधान है, तो यहाँ पे कृतवाच्य रहेगा, घ विकल्प रहेगा। और 5वां है सैनिकों द्वारा शांति बहाल की गई, यहाँ पर क्रम की प्रधानता है, तो यहाँ पर क्रमवाच्य रहेगा, यानी कि ख आपका सही विकल्प रहेगा। अब हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे। दूसरा जो हमारा खंड ब है, दूसरा जो भाग है, यहाँ पर हमें एक काव्यांश दिया गया। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, वहाँ से हमें ये काव्यांश दिया गया, वहाँ से ये चौपाइयाँ दी गई। सबसे पहले हमें इन्हीं चौपाइयों को समझना है। ओके, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, लेकिन इनको थोड़ा सा समझना है और उसी पर आधारित रहेंगे हमारे प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9 और 10। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर जो परशुराम जी है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। जब राजा जनक है वो अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन करते हैं, उसमें एक शर्त रखी जाती है कि जो कोई भी शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। अब देश विदेश से बहुत सारे राजा राजकुमार योद्धा वहां पर पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं कि उस शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा को चढ़ा दें, लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात, कोई उस शिव धनुष को हिला भी नहीं पाता। उसी दरबार में
श्री राम है वो लक्ष्मण के साथ पहुंचते हैं और वो उस प्रत्यंचा को चढ़ाने का प्रयास करते हैं, और जब वो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो उस दौरान वो शिव धनुष टूट जाता है। और शिव धनुष क्योंकि कोई साधारण धनुष नहीं था, तो उसके टूटने के कारण तीनों लोक में हलचल होती है, और ये हलचल है, इसकी भनक है, ये परशुराम जी तक भी पहुंचती है, जो कि शिव के भगवान शिव के अनन्य भक्त होते हैं। ओके, तो वो क्रोधित होकर के उस दरबार में पहुंच जाते हैं। दरबार में पहुंचने के बाद वो भला बुरा कहने लग जाते हैं कि कौन है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, उसको सामने लाया जाए। अगर उसको सामने नहीं लाया गया तो जितने भी राजा है उनमें से कोई नहीं बचेगा। तो श्री राम है वो उनको बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से कहते हैं कि कोई आपका सेवक ही होगा जिसने शिव धनुष को तोड़ा होगा। अब परशुराम को कहता है कि सेवक है तो सेवक जैसे काम करे ना, उसने काम शत्रु जैसे किए, तो वो मेरा सेवक नहीं हो सकता, वो मेरा शत्रु है। अब यहाँ पर जब क्रोधित हैं तो उसी वक्त जो लक्ष्मण जी हैं वो थोड़ा सा आग को भड़का देते हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। ओके, तो इससे वो बात आगे बढ़ जाती है, क्योंकि लक्ष्मण ये कहते हैं कि अच्छा धनुष ही तोड़ा ना, बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हमने, तब तो आपको क्रोध नहीं आया था। इस बात से परशुराम जी वो थोड़ा और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। अब आगे क्या कहते हैं ये हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं, किसको? लक्ष्मण को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कटाक्ष किया और उनके गुस्से को और ज्यादा क्रोध को भड़का दिया। बोले चिते परशु की ओरा, बोले चिते परशु, जो यहाँ पे ये जो शब्द है वो परशु वाला नहीं है, परशु है, ये फरसा है, फरसे से लिया गया, यानी कि इसका अर्थ है फरसा। कि यहाँ पर परशुराम जी जो क्रोध में वो अपने फरसे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, फरसे को ऐसे लहराते हुए कहते हैं, ओके, कि रे सठ सुन ही सुभाव न मोरा, कि रे सठ सुन ही स्वभाव ने मोरा, कि सठ का मतलब होता है मूर्ख, ये है मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना क्या? तुम मुझे नहीं जानते क्या? तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सुना क्या? बालक बोले बालकू बोली बंधोत नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, कि बालकू बोली बंधो नहीं तो ही, कि बालकू आपको बालक समझ कर गए, मैंने आपका वध नहीं किया। बंधो का मतलब वध करना, कि मैं आपको बालक समझ के अभी तक छोड़ रहा था, बालक जान करके मैंने आपका वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुमने तो मुझे बिल्कुल साधारण सा मुनि समझ दिया, मैं कोई साधारण मुनि नहीं हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूं, और अति कोई का अर्थ है क्रोधी, कि मैं बहुत ज्यादा क्रोध वाला हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित का मतलब कि पूरा विश्व मुझे जानता है, एंड क्षत्रिय कुलद्रोही, कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं, उनका शत्रु हूं, क्षत्रियों के नाश करने के लिए मैं यहां पर पैदा हुआ हूं। भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, भुजबल मतलब अपनी ताकत के बल पर, अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि भूप होता राजा, कि भूप बिनु किन्ही, कि राजा के बिना कर दी थी, यानी मैंने सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया था इस पृथ्वी से। विपुल बार, विपुल का मतलब हजारों बार, अनेक बार, विपुल बार महीदेव ने दीनी, और महीदेव ने मतलब ब्राह्मणों को हमने इस पूरी पृथ्वी को मैंने समर्पित किया, उनको ये सौंपा है। कैसे सौंपा है? कि सभी जो क्षत्रिय थे उनका नाश करने के बाद। तो वो यहाँ पर जो परशुराम जी वो क्रोध में है, और जो लक्ष्मण जी हैं उनको वो सुना रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आपने मेरा नाम नहीं सुना क्या? मुझे नहीं जानते क्या? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत ज्यादा क्रोधित हूँ, और सारा विश्व मेरे बारे में जानता है, मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूँ। कई बार मेरी अपनी ताकत के बल पर मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से, क्षत्रियों से साफ कर दिया है, यानी वो जो पृथ्वी है उसको कई बार मैं विजित कर चुका हूं, और इसको ब्राह्मणों को सौंप चुका हूं। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा, कि वो देख रहे हो ना मेरे हाथ में फरसा, ये जो फरसा है ये सहस्र बाहु को काट चुका है। यानी यहाँ पर वो बता रहे हैं अपने जो सहस्र बाहु उनके शत्रु थे, ठीक उनके बारे में बता रहे हैं कि जैसे सहस्र बाहु थे तो वो भी मेरे सामने नहीं टिके थे, तो फिर तुम तो चीज ही क्या हो। इसलिए वो उनको बार बार अपना फरसा दिखा करके डराने की कोशिश करा। मातु पितु ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर, यहाँ पे कहते हैं कि किशोर बालक अपने माता पिता के बारे में सोचिए, वो चिंतित हो जाएंगे, वो सोच में पड़ जाएंगे, अगर मैंने आपका वध कर दिया, उनके बारे में सोचिए। गर्भ ने कि अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, और यहाँ पे कह रहे कि मेरे फरसे का इतना डर है कि गर्भ से भी बालक है उनकी मृत्यु हो जाती है, गर्भ गिर जाता है। तो यहाँ पर जो परशुराम जी है वो क्रोधवश काफी कुछ सुनाते हैं लक्ष्मण जी को, और अपनी ताकत के बारे में, अपनी ताकत का बखान करें। ठीक, तो हमें डीपली नहीं जाना है, क्योंकि आगे की जो वर्कशीट आएगी उसमें हम डीपली इसको समझेंगे, तो यहाँ पर इतना काफी रहेगा।
अब यहाँ पर इसी जो पद्यांश है इसी पर आधारित रहेंगे हमारे अगले 5 प्रश्न। तो चलिए उनको सोल्व करते हैं। उसके बाद हमारा 11वां जो प्रश्न है ये 5 मार्क का रहेगा, 5 अंकों का, इसको भी हमें हल करना है। तो यहाँ पे हमारा छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न है, बोले चित परशु का ओरा, रे सेठ सुनहि सुभाऊ न मोरा। ये जो पंक्तियां हैं ये किसने कहा है और किससे कहा है? तो यह कथन परशुराम जी ने लक्ष्मण से कहा है। ठीक। उसके बाद 7वां हमारा प्रश्न दिया गया। 7वां प्रश्न है, परशुराम जी ने अपने बारे में क्या कहा है? तो परशुराम जी ने कहा कि मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूं, सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है, मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूं, अपने बाजुओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया है। तो ये सब कुछ परशुराम जी अपने बारे में बताते हैं लक्ष्मण को। उसके बाद 8वां हमारा प्रश्न रहेगा। 8वां प्रश्न दिया गया, परशुराम जी ने लक्ष्मण के वध नहीं करने का कारण क्या बताया था? तो परशुराम जी ने कहा था कि वह लक्ष्मण को बालक समझकर क्षमा करें, अर्थात बालक समझकर उसका वध नहीं करें। उसके बाद 9वां हमारा प्रश्न दिया गया। 9वां प्रश्न है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए बै वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है। ओके, उनको रिपीट किया गया, तो इस कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। बाल ब्रह्मचारी बै की यहाँ पर आवृत्ति हुई है बै वर्ण की, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। चलिए 9वें प्रश्न के बाद हम 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। भुजबल भूमि भूप भय जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। वैसे पूरा जो अगर हम जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद देखें तो यहाँ पे सर्वाधिक जिस अलंकार का प्रयोग किया गया तो वो अलंकार अनुप्रास अलंकार ही है। चलिए अब हम 11वें प्रश्न की बात करेंगे। 11वां प्रश्न है हमारा 5 अंकों का प्रश्न रहेगा। ये प्रश्न दिया गया, गतिविधि है ये प्रश्न कि आप अपने सत्र पर देशभक्ति का कौन सा कार्य कर सकते हैं, उन कार्यों की सूची बनाकर लिखना। ठीक, सिर्फ हमें इतना बनाना है कि हम अपने देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए विद्यार्थी। ठीक, तो यहाँ पे हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। यानी देशभक्ति का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हम बॉर्डर पे जाएं, दुश्मनों को मार गिराएं। हम बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कार्य कर सकते हैं जिससे हम अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। देश के प्रति अपने प्रेम, अपने जो लगाव है उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहले हमें देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए। कई बार आप देखते होंगे कि व्हाट्सएप जब से इंटरनेट आया, जब से इंटरनेट फ्री हुआ, तब से व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं देशभक्तों के बारे में, और उनमें मिथ्या बातें भी होती हैं। हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। अच्छा वो तो ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं था। वो कहाँ से निकल के आते हैं? वो निकल के आते हैं जो IT सेल होती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो हमें उन चक्रों में नहीं पड़ना है, देशभक्तों का सम्मान करना है। अगर हम देशभक्तों का सम्मान करें तो ये हमारी देशभक्ति होगी। दूसरा, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अब जो ज़रूरत है, अब हमें किसी के लिए जान देने की ज़रूरत नहीं है, बलिदान की ज़रूरत अब बिल्कुल भी नहीं है। अंग्रेज नहीं है, वो चले गए। अब हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। हर व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो ये भी देशभक्ति है। आपका कर्तव्य है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना, आपका कर्तव्य है अपने माता पिता का कहना मानना। ओके, तो ये काम अगर अच्छे से करते हो तो ये भी देशभक्ति है। तीसरा, आपसी भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा देना, ये भी देशभक्ति है। देश की एकता को बढ़ावा देना, और देश की एकता कैसे बढ़ेगी? जब हम आपसी भाईचारे प्रेम को बढ़ावा देंगे, हम जो अफवाहें होती है उनसे दूर रहेंगे, एक दूसरे के बारे में हम इस प्रकार के निंदनीय कथन अगर नहीं कहेंगे, जो लोग ऐसे काम करते हैं उनका अगर साथ नहीं देंगे, तो ये भी देशभक्ति है। चौथा है राष्ट्रीय संपत्ति और पर्यावरण की रक्षा करना। राष्ट्रीय संपत्ति देश की अपनी संपत्ति होती है, ठीक, और ऐसी जो पर्यावरण है वो देश का पर्यावरण है ना, जिसमें हम रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। अगर हम देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है और जो हमारा पर्यावरण है, अगर उसकी रक्षा में कहीं किसी प्रकार का योगदान दे रहे तो ये भी देशभक्ति है। ओके, इसके साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान करना, ये भी देशभक्ति है, क्योंकि देशभक्ति का मतलब है देश की एकता को मजबूत करना, और देश की एकता को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हम सभी धर्मों को एक समान समझें। अब तक तो आप बड़ी क्लास में पहुंच चुके हैं, तो ये चीज़ तो समझ ही चुके होंगे कि ऊपर एक ही सत्ता होती है, चाहे हम उसको ईश्वर के नाम से जाने, भगवान के नाम से जाने, गॉड के नाम से जाने, या अल्लाह के नाम से जाने, या फिर हम उसे वाहिगुरु के नाम से जाने, एक ही है। ओके, तो अगर आप इतना समझ चुके हैं तो हमें ये भी करना चाहिए कि सभी धर्मों का हम सम्मान करें, किसी भी धर्म का अपमान ना करें, तो ये भी देशभक्ति है। और इसी तरीके से संविधान और कानून का सम्मान करना, ये भी देशभक्ति है। ये सारे काम आप आसानी से कर सकते हो,
यानी देशभक्तों का सम्मान कर सकते हो, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हो, आपसी भाईचारे और प्रेम को बढ़ावा दे सकते हो, राष्ट्रीय संपत्ति और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हो, सभी धर्मों का सम्मान कर सकते हो, संविधान और कानून का सम्मान कर सकते हो। ये सब कुछ कर सकते हो तो आप अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित कर रहे हो। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।